नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो ना सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए बल्कि हमारे देश की व्यवस्था को समझने के लिए भी बेहद जरूरी है। बात होगी भारतीय संसद की, जो हमारे लोकतंत्र का दिल है। देखिए, ये टॉपिक काफी बड़ा है, तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसके गहरे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले जब हम कहते हैं संसद, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ दिल्ली में बनी एक शानदार इमारत नहीं है। हमारे संविधान के हिसाब से ये 3 बहुत जरूरी हिस्सों से मिलकर बनती है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। अक्सर लोगों को यही लगता है कि संसद का मतलब है बस लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन ये कहानी अधूरी है। संविधान इसमें एक तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य को भी जोड़ता है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन है? तो ये है वो तिकड़ी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों के बिना कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी हो ही नहीं सकती। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम के प्रमुख नहीं है, बल्कि वो हमारी विधायी प्रक्रिया का एक अटूट हिस्सा है। ठीक है, अब जब हमें ये पता चल गया है कि संसद बनती किससे है, तो चलिए अब इसके 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन्हें हमारी लेजिस्लेटिव सिस्टम के 2 इंजन भी कह सकते हैं, पर ये दोनों बहुत अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। ये टेबल दोनों सदनों के बीच के जो बुनियादी फर्क हैं उन्हें बिल्कुल साफ कर देती है। सबसे जरूरी बात यह है कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा सीधे तौर पर भारत की जनता की आवाज है, जबकि राज्यसभा राज्यों के हितों की। और यही एक फर्क उनके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। जब बात पैसे की आती है, यानी धन विधेयक की, तो सारी की सारी ताकत लोकसभा के पास होती है। और इसका कारण बहुत सीधा सा है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता चुनती है और लोकतंत्र में जनता के पैसे पर आखिरी फैसला लेने का हक भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया है। अब चलते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर ये कानून बनते कैसे हैं? एक विचार एक बिल से कानून तक का सफर कैसे तय करता है? आइए जानते हैं। इसे एक रेस की तरह सोचिए। किसी भी साधारण बिल को कानून बनने के लिए पहले एक सदन की सारी बाधाएं पार करनी होती हैं, फिर दूसरे सदन की, और फिर सबसे आखिर में राष्ट्रपति की मंजूरी वाली फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। लेकिन तब क्या होता है जब दोनों सदन किसी बिल पर सहमत ना हों? क्या काम रुक जाता है? नहीं, हमारे संविधान बनाने वालों ने इसके लिए एक रास्ता निकाला है, जॉइंट सिटिंग, यानी संयुक्त बैठक। ये एक तरह का टाई ब्रेकर है। पर यह भी याद रहे, ये धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता। हमने देखा कि पैसे के मामले में लोकसभा ज्यादा ताकतवर है, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि राज्यसभा कमजोर है या कम महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि राज्यसभा के पास कुछ ऐसी खास शक्तियां हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की रक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। राज्यसभा सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है, ये राज्यों की प्रतिनिधि है और ये पक्का करती है कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को नजरअंदाज ना करे। एक तरह से ये भारत के संघीय संतुलन की गार्डियन है। राज्यसभा के एक असाधारण शक्ति आती है आर्टिकल 249 से। ये आर्टिकल राज्यसभा को ये ताकत देता है कि वो राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कह सकती है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये सामान्य हालात में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को बदल देती है। और इसी तरह आर्टिकल 312 राज्यसभा को एक और विशेष शक्ति देता है, एक नई अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS या IPS बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति। ऐसा प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही पास कर सकती है, जो फिर से केंद्र राज्य संबंधों को जोड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है। इन सभी शक्तियों और प्रक्रियाओं को समझने के बाद एक बहुत बड़ा और वैचारिक सवाल उठता है, क्या हमारी संसद सच में सर्वोच्च है? मतलब, क्या इसकी शक्ति पर कोई सीमा है या नहीं? चलिए इस दिलचस्प बहस को समझते हैं। इसे समझने के लिए चलिए पहले ब्रिटिश मॉडल को देखते हैं, जहां से हमने अपनी संसदीय प्रणाली की कई बातें ली हैं। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है कि संसद ही सुप्रीम है। वो जो चाहे कानून बना सकती है और कोई भी अदालत उस पर सवाल नहीं उठा सकती। लेकिन यहीं पर भारत एक अलग रास्ता अपनाता है।
हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश मॉडल को हूबहू कॉपी नहीं किया। भारत में संसद सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है, और ये एक ऐसा बुनियादी फर्क है जो हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था की नींव है। तो सवाल यह है कि संविधान संसद की शक्ति को सीमित कैसे करता है। इसके कई तरीके हैं। एक लिखा हुआ संविधान है, शक्तियों का बंटवारा करने वाला एक संघीय सिस्टम है, न्यायिक समीक्षा की ताकत है जो अदालतों को गलत कानूनों को रद्द करने की शक्ति देती है, और सबसे जरूरी मौलिक अधिकार हैं जिन्हें संसद छीन नहीं सकती। ये सब मिलकर एक मजबूत चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाते हैं। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है, क्या ये सीमाएं संसद को कमजोर बनाती हैं या फिर असल में यही हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, ये सुनिश्चित करके कि कोई भी संस्था, यहां तक कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था भी कानून से ऊपर नहीं है और उसे संविधान की सीमाओं में रहकर ही काम करना होगा। शायद यही विचार भारतीय लोकतंत्र का मूल मंत्र है।